नमस्कार दोस्तों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी फाइनल ईयर सेमेस्टर 6 बॉटनी पेपर सेकंड का एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये क्वेश्चन पेपर 2024 सत्र का है दोस्तों। आप सबके 2025 और 26 सत्र की परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये क्वेश्चन पेपर, क्योंकि यहाँ से रिपीटेड प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। बॉटनी का यानी पेपर सेकंड, बॉटनी में जो पेपर सेकंड है आपका, उसका पेपर टाइटल है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इसमें आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न सॉल्व करेंगे। सभी लोग लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको मैं टिक करूंगा। वो चीज़ें आप स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे, जो रिपीटेड है मैं उनको बताते ही चलूँगा, ठीक है। जैसा कि कल बहुत सारे विश्वविद्यार्थियों की परीक्षा है, जो विभिन्न विश्वविद्यालय हैं उनके स्टूडेंट हैं आप सब। एमसीक्यू पैटर्न पे जिनका भी एग्ज़ाम हो रहा है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आप सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, या आपका बुंदेलखंड झांसी यूनिवर्सिटी हो, या फिर आपका एमजेपीआरयू बरेली विश्वविद्यालय हो, कानपुर विश्वविद्यालय हो, या फिर डीडीयू यूनिवर्सिटी से हो, या फिर आप राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय से हो, आगरा विश्वविद्यालय से हो। आप सब के लिए इंपॉर्टेंट है हमारी ये क्लास। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। इसमें आप पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि व्हेन डज सस्टेनेबल प्लानिंग टेक्स प्लेस, सतत नियोजन कब होता है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, सतत नियोजन पूछा गया है। तो सतत नियोजन होता है भवन के विकास के डिजाइन चरण के दौरान, यानी कि ड्यूरिंग द डिजाइन फेज ऑफ द बिल्डिंग्स इज डेवलपमेंट। सतत नियोजन भवन के विकास के डिजाइन के चरण के दौरान होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया है कि व्हेन डिड द गंगा एक्शन प्लान लॉन्चेड, यानी कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1986 में, सन 1986 में गंगा एक्शन प्लान लॉन्च किया गया था, इसलिए ऑप्शन डी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट था कि सर आप क्वेश्चन के आंसर को पहले ही टिक कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन पेपर आप सबके द्वारा ही भेजा जाता है और आप सब जब पेपर देने जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग क्वेश्चन को टिक भी करते हैं। तो आप सबसे निवेदन यह है कि क्वेश्चन पेपर आप लोग जब मेरे पास भेजा करें तो क्लियर भेजा करें, उसमें टिक ना करें, ताकि जो और स्टूडेंट हैं उनको आंसर समझने में, प्रैक्टिस करने में आसानी रहे। तीसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ गंगा एक्शन प्लान, यानी निम्नलिखित में से कौन सा गंगा कार्य योजना का उद्देश्य नहीं है। पहले ऑप्शन को अगर देखें तो इसमें है कि अवरोधन द्वारा जल की गुणवत्ता में सुधार करना, तो ये बिल्कुल ये गंगा एक्शन प्लान के अंतर्गत आता है। दूसरा है घरेलू सीवेज का उपयोग करना, ये भी गंगा एक्शन प्लान का एक प्रकार का उद्देश्य है। और सी है प्रदूषण निवारण, इसमें पानी की मात्रा बढ़ाना, ये गंगा एक्शन प्लान के अंतर्गत नहीं आता है। इंक्रीजेज द वाटर कॉन्टेंट, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें पूछा गया है कि कंपोजिट नेचुरल गैस सीएनजी इज मेनली कंपोस्ट ऑफ, यानी संपीड़क प्राकृतिक गैस सीएनजी मुख्य रूप से किससे मिलकर के बनी है। तो ये मीथेन से मिलकर के बनी है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चौथा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ओके। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी लोग भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है कि प्रकृति को भगवान शिव के स्त्री तत्व के रूप में कौन देखता है। तो एरियल सल्लेह को, ठीक है, एरियल सल्लेह इसमें आपका सही आंसर होगा। प्रकृति को भगवान शिव के स्त्री तत्व के रूप में एरियल सल्लेह देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्बन ऑफसेट। कार्बन ऑफसेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। पहला है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती का श्रेय कार्बन ऑफसेट को दिया जाता है। और दूसरा है कि कार्बन ऑफसेट की मात्रा निर्धारित की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर मेट टन में बेचा जाता है। तो बिल्कुल ये एक और दो दोनों ऑप्शन इसमें सही उत्तर होंगे आपके, ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा गया है कि कार्बन बाजार में एक महत्वपूर्ण घटक है जो देशों को अनुमत GHG उत्सर्जन का एक व्यापार योग्य अप्रयुक्त कोटा है। इसमें कार्बन क्रेडिट, कार्बन ऑफसेटिंग, कार्बन टैक्स और कार्बन फुटप्रिंट। तो करेक्ट उत्तर इनमें से हो जाएगा कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट कार्बन बाजार में एक महत्वपूर्ण घटक है जो देशों को अनुमत GHG उत्सर्जक का एक व्यापार योग्य अप्रयुक्त कोटा है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट उत्तर होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, और यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड है, कई बार पेपर में आए हुए हैं, इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। जिसमें पूछा गया है आपसे कि GIS जियोग्राफिकल
इंफॉर्मेशन सिस्टम इसे कहते हैं कि ये किसके लिए स्टैंड करता है फुल फॉर्म। तो ये दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म होता है GIS का होता है भौगोलिक सूचना प्रणाली और इंग्लिश में जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। आप लगाएंगे ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि GIS डील विथ विच काइंड्स ऑफ डेटा। GIS किस प्रकार के डेटा से संबंधित है। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम ये किस प्रकार के डेटा से संबंधित है, तो ये आप ध्यान रखेंगे ये आपका स्थानिक डेटा से संबंधित है, यानी कि सेप्ट्रल डेटा। यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है और 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैप मेक यूज GIS टू, यानी कि मानचित्र निर्माता GIS का उपयोग करते हैं। पहला है भौगोलिक जानकारी संग्रहित करने के लिए, या फिर भौगोलिक जानकारी का उपयोग करने के लिए, सी है भौगोलिक जानकारी देखने के लिए, डी दिया गया भौगोलिक जानकारी संग्रहित करके उपयोग करने और देखने के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर होगा 10 नंबर के ऑप्शन में। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर जिसमें है लीचेंट्स आर। यहाँ पर क्या पूछा गया, लीचेंट्स क्या हैं। तो याद रखेंगे लीचेंट्स जो हैं वो लैंडफिल से दूषित तरल पदार्थ का निष्कासन, ठीक है, इसको लीचेंट्स बोलते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम दोस्तों 12 नंबर प्रश्न और क्वेश्चन नंबर 12 है कि गीले कचरे को खाद में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्टिंग वेट वेस्ट टू मेजर इज कॉल्ड। इसको भस्मीकरण बोलेंगे या संरक्षण बोलेंगे या उपापचय बोलेंगे या खाद बोलेंगे। तो उसको कंपोस्टिंग बोलेंगे, खाद बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर डी आंसर आपका सही उत्तर हो जाएगा। गीले कचरे को खाद में बदलने की प्रक्रिया को खाद कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस GHG का वायुमंडलीय जीवन काल सबसे अधिक है। पहले ऑप्शन को देखा जाए तो इसमें है कार्बन टेट्रा फ्लोराइड, बी है नाइट्रस ऑक्साइड, सी है मीथेन और डी दिया गया है CFC। तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा कार्बन टेट्रा फ्लोराइड। ठीक है, इनमें से कार्बन टेट्रा फ्लोराइड का वायुमंडलीय जीवन काल सबसे अधिक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन को और इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में बायोगैस संयंत्र में बायोगैस का उत्पादन किया जाता है। पहला है ऑक्सीजन की उपस्थिति, बी है एरोबिक सूक्ष्म जीवों की क्रिया, सी दिया गया है अवयव सूक्ष्म जीवों की क्रिया और डी दिया गया उर्वरक की उपस्थिति। तो याद रखेंगे इसमें आपका 14 नंबर क्वेश्चन में जो सही उत्तर है वो हो जाएगा दोस्तों एरोबिक सूक्ष्म जीवों की क्रिया। ठीक है, इनमें से एरोबिक सूक्ष्म जीवों की क्रिया बायोगैस संयंत्र में बायोगैस का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जिसमें है कि बायोगैस कंसिस्ट ऑफ, यानी बायोगैस में शामिल है। तो बायोगैस में जो शामिल है उसमें आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड हाइड्रोजन। इस प्रकार से ऑप्शन बी लगाएंगे इसमें करेक्ट उत्तर आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यह आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16। इसमें पूछा गया है आपसे कि ओजोन छिद्र एवं उसके ह्रास का मुख्य कारण क्या है। पहला है जिसमें दिया गया है कि प्रणोदक, बी दिया गया फोम उड़ने वाले एजेंट, हेलो कार्बन, रेफ्रिजरेटर या ये सभी। तो आप लगाएंगे इसमें ये सभी, ऑल ऑफ एबव इसका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, 16 नंबर का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये रिपीटेड है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का प्रश्न पत्र भी मैंने सॉल्व कराया है। अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। तो अम्लीय वर्षा का जो मुख्य योगदान करता है वो कौन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर बी, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर है। यही मुख्य योगदान करता है अम्लीय वर्षा के। चलिए अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन और प्रश्न 18 है कि लाखों लोगों की मौत का कारण बने परमाणु बमों का प्रथम उपयोग कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन है कराची। तो कराची में हुआ नहीं था, लेकिन कराची में अब होगा। जैसा कि आप सबको पता है अभी जो हाल ही में आतंकवादियों ने हमारे हिंदू भाइयों पर लगभग 28 लोगों की निर्मम हत्या की गई है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान का ही है और अब पाकिस्तान को उसी के भेष में उसको जवाब मिलेगा। धर्म पूछकर उन्होंने हमारे देश के नागरिकों को मारा है और अब धर्म ही उनको बताएगा कि धर्म होता क्या है। धर्म बता कर के इनको कराची में, जैसा यहाँ पर था परमाणु बम प्रयोग हुआ था, तो यहाँ पर ऑप्शन मिल गया कराची, तो मुझे याद आ गया ये चीज़ें। तो अब कराची में भी गिरेगा। ठीक है, अभी तक गिरा नहीं था। ये फिलहाल हम चलेंगे अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न यहाँ पर था आपका कि लाखों लोगों की मौत का कारण बने परमाणु बम का प्रथम प्रयोग। तो ये हिरोशिमा और नागासाकी जो कि जापान में है, वहाँ पर ये गिराया गया था। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ
और 19 नंबर प्रश्न है CMD स्टैंड फॉर, CMD का अर्थ क्या है? दोस्तों CMD का जो अर्थ है वो क्या होता है? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, यानी स्वच्छ विकास तंत्र। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आप लगाएंगे करेक्ट उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 20 है जिसमें पूछा गया आपसे प्रश्न कि शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता है सकल प्राथमिक उत्पादकता ऋण, यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज़ द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मीन्स। पहला है कि जिनका सेवन शाकाहारी प्राणी करते हैं, बी दिया गया है जिसका उपभोग उत्पादक द्वारा चयापचय में किया जाता है, या द्वितीय उत्पादक या मृत्यु दर की हानि। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसका सेवन शाकाहारी प्राणी करते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 21 नंबर प्रश्न जिसमें पूछा गया है द 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ ऑफ द फूड चेन वाज गिवन बाई। खाद्य श्रृंखला का 10% ऊर्जा स्थानांतरण नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दोस्तों लिडमैन के द्वारा ये दिया गया था। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, और यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस बार के लिए, इसलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रिपीटेड हैं, कई बार ये पेपर में रिपीट हो चुके हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन इसमें है कि नवीनीकरण समाप्त योग्य प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन कौन सा है? पहला है कोयला, बी है पेट्रोलियम, सी दिया गया है मिट्टी का तेल, और डी दिया गया है बायोमास। तो इनमें से नवीनीकरण समाप्त योग्य प्राकृतिक ऊर्जा जो संसाधन है वो है बायोमास। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी लगाएंगे सही उत्तर। ठीक है, चलेंगे 22 का ऑप्शन डी सही है। अगला देखेंगे हम, और इसमें है विनाशक शब्द में शामिल है। विनाशक शब्द पूछा गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है कि डंक पोजर, ठीक है, डंक पोजर, और बी है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, या फिर स्वपोषक। तो विनाशक शब्द में आपके जो सम्मिलित हैं वो हैं डीकम्पोजर। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें पूछा गया कि प्लांट कैप्चर अप्रॉक्सीमेटली ऑफ द सन एनर्जी, यानी कि पौधा सूर्य की ऊर्जा का लगभग कितना % ग्रहण करता है? तो 1%। ठीक है, यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा 1%। पौधा सूर्य की ऊर्जा का लगभग 1% ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि प्रत्येक प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता क्या है? पहला है जीवित चीज़ों के बीच परस्पर क्रिया, दूसरा ऑप्शन है कि जैविक और अजैविक कारकों के बीच परस्पर क्रिया, ऑप्शन सी है दोस्तों अजैविक कारकों के बीच की परस्पर क्रिया, और डी दिया गया व्यक्तियों के बीच झगड़े। तो इनमें से हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी पर, यानी जैविक और अजैविक कारकों के बीच की परस्पर क्रिया। प्रत्येक प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता क्या है? जैविक और अजैविक कारकों के बीच की क्रिया। ओके, ऑप्शन बी लगाएंगे सही उत्तर। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन दिया गया है 26 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि जुताई द्वारा खरपतवार निकालना कहलाता है। तो जुताई द्वारा जो खरपतवार निकालना है उसको क्या बोलते हैं? द रिमूवल ऑफ वीड्स बाय द प्लाउजिंग इज कॉल्ड मल्चिंग। इसको क्या बोलेंगे? पलवार बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा मल्चिंग। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर प्रश्न जिसमें पूछा गया है कि मिट्टी का उसके प्राकृतिक वातावरण में वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा कि मिट्टी का उसके प्राकृतिक वातावरण में वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। पहला है शैल विज्ञान, दूसरा है भूगर्भ शास्त्र यानी जियोलॉजी, और दिया गया है पेडोलॉजी यानी कि मिट्टी संबंधी विद्या या पारिस्थितिकी। तो उसमें सही उत्तर होगा आपका मिट्टी संबंधी विद्या, जिसे कहते हैं पेडोलॉजी। मिट्टी का उसके प्राकृतिक वातावरण में वैज्ञानिक अध्ययन मिट्टी संबंधी विद्या कहलाता है, यानी पेडोलॉजी कहलाएगा। ऑप्शन सी लगाएंगे आप सही उत्तर। अगला देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें है कि ये इकाई वायुमंडल में अधिकांश कार्बन पृथक करते हैं। पहला है पौधे, बी ऑप्शन दिया गया है आर्किया, बैक्टीरिया, और डी दिया गया है कीड़े। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे पौधे, प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स वायुमंडल में अधिकांश कार्बन पृथक करते हैं। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर आपका है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जिसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से क्या जीव मंडल में पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी है कार्बन, सी है ऊर्जा, और डी दिया गया है पानी। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा जीवमंडल में पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 30 नंबर क्वेश्चन,
और यहाँ पर प्रश्न नंबर 30 है, देखिएगा कि कौन सी प्रक्रिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित करके वायुमंडल में छोड़ती है। पहला है यहाँ पर जिसमें दिया गया है सड़न, ठीक है, डिकम्पोजिशन। बी दिया गया है कि अनाइट्रीकरण यानी कि डीनाइट्रिफिकेशन, तो इसमें डीनाइट्रिफिकेशन सही उत्तर होगा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 20 क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी वृक्ष प्रजाति गली फसल के लिए सबसे प्रयुक्त है। तो पहला देखेंगे जिसमें यूकेलिप्टिस जो कि टेरिटिकोनृस्य है, या फिर ऑप्शन बी यहाँ पर दिया गया है कि कैसूरिना इक्वेसेटोफोलिया, और सी दिया गया है कैसिया सियामिया। तो कैसिया सियामिया इसमें सही उत्तर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें आप राइट उत्तर लगाएंगे। 32 नंबर क्वेश्चन है और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32 नंबर रिपीटेड है, ध्यान दीजिएगा। पादप भूगोल में इनमें से किसका अध्ययन है। पादप भूगोल में इनमें से किसका अध्ययन है, ठीक है। पहला है कि पौधों का भौगोलिक वितरण यानी कि जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। दूसरा दिया गया है कि जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल। सी है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और डी दिया गया है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल। तो याद रखेंगे कि पौधों का भौगोलिक जो वितरण है वो क्या कहलाता है, सूक्ष्म जीवों का भौगोलिक वितरण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, चलिए अगला देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। यह क्वेश्चन है कि विच बायो जियोग्राफिकल रीजन्स कवर द मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि कौन से जैव भौगोलिक कारण भारत में अधिकतम भाग को आच्छादित करते हैं। पहला है कि दक्कन प्रायद्वीपीय, हिमालय, अर्ध शुष्क या फिर आनुवंशिक मैदान। तो इनमें आपका जो सबसे सटीक आंसर है वो है डेक्कन का प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। ये जैव भौगोलिक कारण में भारत में अधिकतम भाग को ये आच्छादित करते हैं, डेक्कन का प्रायद्वीपीय। ओके, चलिए अगला देखेंगे जिसमें जेरोफाइट रिप्रेजेंट द क्लास ऑफ द वेजिटेशन फाउंड इन, यानी कि जेरोफाइट्स पाए जाने वाली वनस्पति के वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला उष्णकटिबंधीय रेन फॉरेस्ट, बी है अर्ध सूक्ष्म तापीय जलवायु या अर्ध शुष्क मैदान, या फिर टुंड्रा क्षेत्र। तो जेरोफाइट्स पाए जाने वाली वनस्पति के वर्ग का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो अर्ध शुष्क मैदान करते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 35 नंबर प्रश्न। भारत में सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पर पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। पहला है उत्तरी ध्रुव के पास, बी आपका है दक्षिणी ध्रुव के पास, सी है भूमध्य रेखा के पास, और डी दिया गया पश्चिमी गोलार्ध में। तो याद रखेंगे भारत में सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय वर्षा जो है वो कहाँ पर होती है, पश्चिम गोलार्ध में, पश्चिमी यानी कि इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे सही उत्तर आप। 36 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि तटीय एवं दलदली वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। पहला है कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, जम्मू और कश्मीर, बिहार और सिक्किम, या फिर असम। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा आप सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसमें लोग ध्यान रखेंगे जम्मू और कश्मीर में तटीय एवं दलदली वन मुख्य रूप से पाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका 20 में करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के जंगल में सागौन मुख्य वृक्ष प्रजाति है। पहला है उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन, बी है उष्ण कटिबंधीय रेन फॉरेस्ट, सी है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार झाड़ियाँ वाला जंगल, और डी दिया गया घास के मैदान में शीतोष्ण वन। तो करेक्ट उत्तर में से कौन सा हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन में क्या पाए जाते हैं भैया, ये जो है सागौन के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं। जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं, पहला ऑप्शन है कि वेनेजुएला का जंगल, हिमालय का जंगल, या फिर कैलिफोर्निया का जंगल, और अमेजन का जंगल। तो पृथ्वी के फेफड़े अमेजन के जंगल को कहा जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर प्रश्न जिसमें टुंड्रा पूछा गया। टुंड्रा है पतझड़ी वन, या फिर बी है उष्णकटिबंधीय रेन फॉरेस्ट, शीत मरुस्थल, डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो टुंड्रा क्या है, शीत मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा, कोल्ड डेजर्ट। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, ध्यान दीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि लेटराइट मिट्टी समृद्ध है फास्फोरस से, कैल्शियम कार्बोनेट से, पोटेशियम से, या फिर लौह ऑक्साइड से।
तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे लेटराइट सॉइल इज रिच इन आयरन ऑक्साइड, इसमें लौह ऑक्साइड ज़्यादा पाए जाते हैं लेटराइट मिट्टी में। ठीक है, तो 40 नंबर का ऑप्शन डी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है और 41 नंबर, जिसमें है कि ISO 14010 स्टैंड रिलेटेड टू, यानी ISO 14010 मानक से संबंधित है। पहला है कि पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली, बी है पर्यावरण लेखा परीक्षा, सी ऑप्शन है दोस्तों उत्पादक मानकों में पर्यावरणीय पहलू, और डी दिया गया पर्यावरणीय प्रदर्शन मूल्यांकन। तो इसमें आपका 41 नंबर क्वेश्चन में जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा पर्यावरण लेखा परीक्षा, इसमें सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 42 कि भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करना क्या कहलाता है। पहला है कचरे का प्रबंधन, सतत विकास कहलाता है, या स्वच्छ विकास तंत्र कहलाता है, या फिर वन प्रबंधन रणनीति इसको कहते हैं। तो यहाँ पर आप लगाएंगे सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। इसमें पूछा गया है कि बेसल कन्वेंशन के अनुसार अपशिष्ट में वह सभी पदार्थ सम्मिलित हैं। पहला हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है अब लोगों के लिए कोई उपयोग नहीं कर रहा है, बी है या तो त्याग दिया गया है या त्यागने का इरादा है, सी दिया गया है निपटाने की ज़रूरत, और डी दिया गया ऊपर के सभी। दोस्तों थोड़ा सा ये सस्पेंस का क्वेश्चन है कि बेसल कन्वेंशन के अनुसार अपशिष्ट में वह सभी पदार्थ सम्मिलित हैं। तो अपशिष्ट में कौन कौन से पदार्थ सम्मिलित होंगे। अब यहाँ पर हम देखें, अगर पहला है कि अब लोगों के लिए कोई उपयोग नहीं रह गया है अपशिष्ट पदार्थ का, तो बिल्कुल शायद यही होना चाहिए ऑप्शन ए, लेकिन मैं इसमें 100% श्योर नहीं हूँ, इसलिए इसका क्वेश्चन एक बार गूगल करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, या मैं कमेंट बॉक्स में आंसर को पिन कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। इसमें पूछा गया है कि एक निश्चित समय सीमा में किसी इकाई की गतिविधियों से प्रेरित कार्बन डाइऑक्साइड के सभी उत्सर्जन का योग क्या कहलाता है। तो उसका योग कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्बन पदचिन्ह यानी कार्बन फुटप्रिंट इसको बोलेंगे। चलिए ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रामसर कन्वेंशन ऑब्जेक्ट इज, रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य क्या है। तो रामसर कन्वेंशन का जो उद्देश्य है वो है कंजर्वेशन एंड वाइज यूज टू वेटलैंड, यानी कि आर्द्र भूमियों का संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग, यही है रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य, इसलिए ऑप्शन ए लगा देंगे इसमें सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन, और इसमें दिया गया है कि कौन सा प्रोटोकॉल व्यक्तिगत उत्सर्जन सीमा और ग्रीन हाउस गैसों में कमी की प्रतिबद्धता निर्धारित करता है। पहला ऑप्शन है कि पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, बी ऑप्शन दिया गया है क्योटो प्रोटोकॉल, सी देखेंगे जिसमें सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन, और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल, क्योंकि इनमें से क्योटो प्रोटोकॉल व्यक्तिगत उत्सर्जन सीमाएं और ग्रीन हाउस गैसों में कमी की प्रतिबद्धता को निर्धारित करता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 जिसमें पूछा गया है कि पर्यावरणीय मुद्दों में निष्पादन लेखा परीक्षा में शामिल है। पहला है प्रदूषण के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के हानि वाले खतरों को पहचानना, बी है पर्यावरण नीतियों और कानून या रणनीतियों का अस्तित्व या पर्याप्तता, ऑप्शन सी इसमें दिया गया कि प्रतिबद्धताओं का अनुपालन यदि अंतर्राष्ट्रीय संधि की गई है या कानूनी रूप से बाध्य है, डी दिया गया ऊपर के सभी। तो इसमें से 47 नंबर का जो सही आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऊपर के सभी, करेक्ट उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनर्चक्रण मंत्र किससे संबंधित है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनर्चक्रण मंत्र संबंधित है। ये प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन से सम्मिलित है, ठीक है, ये इससे संबंधित है। इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे भैया 49 नंबर प्रश्न जिसमें दिया गया अनुकूलन और समन शब्द, ये दो शब्द किससे संबंधित हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे अनुकूलन और समन जो शब्द हैं ये ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 50 नंबर प्रश्न, इसमें है कि एक पर्यावरण लेखा परीक्षक की भूमिकाएं हैं। पहला ऑप्शन हम देखेंगे जिसमें पर्यावरणीय प्रभावों को पहचानना, बी है दस्तावेज तैयार करना,
सी ऑप्शन है कि उपायों को क्रियान्वित और उत्पादित करना है, और डी दिया गया उपरोक्त सभी। तो ये सभी एक प्रकार के पर्यावरण लेखा परीक्षा की भूमिका है, यानी ऑप्शन डी लगाएंगे इसमें आप सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 51 नंबर। क्वेश्चन नंबर 51 है, इन इकोलॉजिकल सुसेशन द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इज नोन एज, यानी पारिस्थितिकी अनुक्रम के अंतिम स्थिर समुदाय को क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन दिया गया है कि चरगोतकर समुदाय, या परम समुदाय, अंतिम समुदाय, या फिर इसमें दिया गया डी सेरल समुदाय। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा सही उत्तर जो है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी आपका सही उत्तर है। 51 नंबर में आपका ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है कि रेगिस्तान में रहने वाले पौधों को क्या कहते हैं। चलिए, पहला ऑप्शन है हाइड्रोफाइटस, बी है मेसोफाइटस, सी है साइकोफाइटस, और डी दिया गया जीरोफाइटस। तो आपको बता दें, रेगिस्तान में रहने वाले जो पौधे हैं उनको जीरोफाइटस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न में आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है कि जलमग्न हाइड्रोफाइटस में रंध्र कहाँ मौजूद होता है। तो ऑप्शन ए है अनुपस्थित, बी दिया गया निचली सतह पर, या फिर कोनों में, या फिर ऊपरी सतह पर। तो जलमग्न हाइड्रोफाइटस होते हैं उनमें जो रंध्र मौजूद होता है वो ऊपरी सतह पर मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54, जिसमें पूछा गया है इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ एनर्जी इज, यानी कि घास के मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड है। तो ऊर्जा का जो पिरामिड है दोस्तों वो अपराइट है। ठीक है, अपराइट, यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 54 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है 55 नंबर क्वेश्चन कि हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स, पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा किसने दी थी। तो आप लोग याद रखेंगे चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा प्रस्तुत की थी। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, ये रिपीटेड है ऑल यूनिवर्सिटी में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56, जिसमें दिया गया है कि स्थलीय परितंत्र की प्राथमिक उत्पादकता निर्भर करती है। पहला है पौधों की प्रकाश संश्लेषक क्षमता, बी है विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय कारक, सी है पोषक तत्वों की उपलब्धता, और डी दिया गया ऊपर के सभी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम डिपेंड अपॉन, तो ये करता है फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट पर। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 57 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा एक समयावधि में प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित बायोमास कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं। पहला है बायोमास उत्पादन, बी है प्राथमिक उत्पादन, सी दिया गया द्वितीयक उत्पादन, और डी दिया गया है कि मिलाना। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा एक प्रति इकाई में क्षेत्र में जो उत्पादित बायोमास कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है उसको प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसमें 58 नंबर क्वेश्चन है कि आज जैव विविधता के नुकसान का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, यानी कि पर्यावास हानि और विखंडन, बी दिया गया अत्यधिक दोहन, सी है विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, और डी दिया गया है कि सह विलुप्त होना। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा हैबिटेट लॉस फ्रेगमेंटेशन, यानी कि पर्यावास हानि और विखंडन। यहाँ पर आपका सही आंसर है 58 नंबर प्रश्न में। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है 59 नंबर। 59 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जनेरियो में आयोजित कब किया गया था। तो आप याद रखेंगे 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसमें लगाएंगे आप सही उत्तर। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, जिसमें पूछा गया है कि जब किसी संकटग्रस्त पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए तत्काल उपायों की आवश्यकता होती है तो वांछनीय दृष्टिकोण इनमें से कौन सा है। तो वांछनीय जो दृष्टिकोण है वो है एक्स सिटू कंजर्वेशन, यानी कि पूर्ण स्थिति संरक्षण। इसमें आप लगाएंगे कौन सा आंसर, 60 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, जिसमें पूछा गया है कि जैव विविधता के नियम
एक को छोड़कर सभी को प्रभावित कर सकते हैं। पहला ऑप्शन देखेंगे जिसमें है कि पौधों के उत्पादन में गिरावट। बी दिया गया है कि पर्यावरण गड़बड़ी के प्रतिरोध में वृद्धि। ऑप्शन सी आपका है उपयोग किए गए पानी में परिवर्तनशीलता में वृद्धि। और डी दिया गया कीट एवं रोग चक्र में परिवर्तनशीलता में वृद्धि। तो यहाँ पर पूछा गया था कि जैव विविधता के एक नियम को छोड़कर सभी को प्रभावित कर सकते हैं। तो यहाँ पर पौधों के उत्पादन में गिरावट, इसको छोड़ करके बाकी जैव विविधता का नियम सभी को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पर है प्रश्न नंबर 62 जिसमें है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि अफ्रीका के घास मैदान में। द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ इज फाउंड इन, तो ये होगा अमेजन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका, यानी कि दक्षिण अमेरिका के अमेजन वर्षा वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है पृथ्वी पर। ठीक है, बी आंसर इसमें हो जाएगा करेक्ट उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 जिसमें है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र परिदृश्य या पारिस्थितिकी समुदाय में प्रतिनिधित्व की जाने वाली प्रजातियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। पहला यहाँ पर दिया गया है कि सहविकास, दूसरा है कम सेलिज्म या प्रजाति समृद्धि, या ऑप्शन डी दिया गया जनसंख्या घनत्व। तो स्पेसीज इसमें हो जाएगा स्पेसीज रिचनेस, प्रजाति समृद्धि। ठीक है, प्रजाति समृद्धि को किसी विशिष्ट क्षेत्र परिदृश्य या पारिस्थितिकी समुदाय में प्रतिनिधित्व की जाने वाली प्रजातियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जिसमें पूछा गया 64 नंबर प्रश्न कि जैव विविधता संरक्षण के हॉट स्पॉट की विशेषता है। तो जैव विविधता के हॉट स्पॉट की विशेषता आपको इसमें बतानी है। अब यहाँ पर हम देखेंगे पहला ऑप्शन दिया गया है कि उच्च स्थानिक और विलुप्त होने का उच्च खतरा, या कम स्थानिक और विलुप्त होने का उच्च खतरा, या ऑप्शन सी है उच्च स्थानिक और विलुप्त होने का कम खतरा, या फिर डी दिया गया है कि कम स्थानिक और विलुप्त होने का खतरा। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा भाई सब कि जैव विविधता संरक्षण में हॉट स्पॉट की विशेषता क्या है। ठीक है, तो इसमें जो सामान्य विशेषता है उसमें हो जाएगा उच्च स्थानिक और विलुप्त होने की उच्च खतरा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए लगाएंगे। फिलहाल मैं इस आंसर के साथ सर्टिफाइड नहीं हूँ। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर मुझे इसका नहीं मिला है, इसलिए मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन ए होना चाहिए। बाकी एक बार आप सब चेक करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है 65 नंबर प्रश्न, और इसमें पूछा गया है कि बायोस्फीयर रिजर्व का वह क्षेत्र जो कानूनी रूप से संरक्षित है और जहाँ किसी भी मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं है उसको क्या कहते हैं। तो उसको दोस्तों कोर जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर जोन, यानी ऑप्शन ए लगाएंगे आप इसमें सही उत्तर आप। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 है कि जहाँ पर दिया गया रेड लिस्ट कंटेन डेटा और इन्फॉर्मेशन ऑन, यानी कि लाल सूची में डेटा या जानकारी शामिल होती है। तो लाल रंग यानी कि खतरे की निशानी होती है, तो आप तुरंत उसको भाप लेंगे खतरे में प्रजातियाँ। ठीक है, यहाँ पर सी आंसर लगा देंगे सही उत्तर। लाल सूची में डेटा या जानकारी सम्मिलित होती है, खतरे में प्रजातियाँ। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 है, जहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन कि वह प्रजाति जो किसी विशेष क्षेत्र तक ही सीमित है और अन्यत्र नहीं पाई जाती उसको क्या कहते हैं? उसको समस्थानिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। ऑप्शन सी लगा देंगे इसमें सही उत्तर आप। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि NBPGR इंस्टीट्यूट कहाँ पर सिचुएटेड है। तो ये दिल्ली में सिचुएटेड है। यहाँ पर ऑप्शन ए लगाएंगे सही उत्तर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 69, जिसमें है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता हॉट स्पॉट है। पहला है पश्चिमी घाट, गंगा का तल, सुंदरवन, पूर्वी घाट। जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा आप सब कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, आपके पास 5 सेकंड का समय है और आप सब इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वेस्टर्न घाट। भारत में वेस्टर्न घाट जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसमें है 70 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया कि मृदा संरक्षण की निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को मल्चिंग कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे जिसमें है कि पत्थर, घास, मिट्टी का उपयोग आकृति के साथ और रोध बनाने के लिए किया जाता है। तो ये बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन देखेंगे, पौधों के बीच की नंगी जमीन भूसे जैसे कार्बनिक पदार्थों की एक परत से ढकी होती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आप लगाएंगे, यही आपका सही उत्तर है। मृदा संरक्षण की प्रक्रिया को मल्चिंग कहते हैं कि जो
पौधों के बीच की एक नंगी जमीन भूसे जैसे कार्बनिक पदार्थों से एक परत से ढकी होती है। जब पौधा लगता है तो आप देखेंगे आप खाद डालते हैं, जो गोबर की खाद होती है या भूसे की खाद होती है, तो एक परत उसके ऊपर बन जाती है, एक लेयर बन जाती है। ठीक है, यही आपका मल्चिंग कहा जाता है इसको। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और 71 नंबर क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी किसकी उपक्षयित सामग्री से बनती है। पहला दिया गया है कि आग्नेय चट्टान, दूसरा है तलछटी चट्टान, रूपांतरित चट्टान और चूना पत्थर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए लगाएंगे, आग्नेय चट्टान। लाल मिट्टी आग्नेय चट्टान उपक्षयित सामग्री से बनी है, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे 71 का सही ऑप्शन। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और प्रश्न नंबर 72 ध्यान दीजिएगा। 72 नंबर प्रश्न है कि सीढ़ी यानाना मृदा संरक्षण की एक प्रभावी विधि है रेगिस्तानी इलाके में, पहाड़ी इलाके में, मैदानों में या नदी तटीय क्षेत्र में। तो दोस्तों जहाँ पर पहाड़ी इलाका है वहाँ पर सीढ़ी आकार की बना करके मृदा संरक्षण किया जाता है, सीढ़ी नुमा बना करके वहाँ पर खेती की जाती है, तो वो पहाड़ी इलाके में है। ठीक है, ऑप्शन 72 यहाँ पर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। सीढ़ी बनाना मृदा संरक्षण एक प्रभावी विधि है पहाड़ी इलाकों की। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 73 नंबर प्रश्न है कि मरुस्थलीकरण का मुख्य कारक कौन सा है। पहला है कि सिंचित कृषि, या फिर ओवरग्रेजिंग यानी जिसे कहते हैं चराई, या टूरिज्म यानी कि पर्यटन, या फिर विकासात्मक गतिविधियाँ। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इसका वो हो जाएगा और ओवरग्रेजिंग। ठीक है, मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण जो है वो है ओवरग्रेजिंग। ऑप्शन नंबर बी आप लगाएंगे इसका सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 जिसमें है कि मृदा संरक्षण का अर्थ क्या है। पहले ऑप्शन को देखेंगे, मरुस्थल के फैलाव को रोकना, तो बिल्कुल मृदा संरक्षण के अंतर्गत आएगा ये, मरुस्थल के फैलाव को रोकना। बी है हवा और बारिश से मिट्टी के कटाव को रोकना, ये भी इसमें सम्मिलित है संरक्षण में ही। वन रोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोकना, यहाँ पर डी लगाएंगे, आल ऑफ अबव सही उत्तर। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 75 नंबर प्रश्न आपका दिया गया कि गहरे रंग की मिट्टी सबसे उपजाऊ मानी जाती है क्योंकि इसमें इसकी शामिल है। पहला है कि बजरी और रेत, तो यहाँ पर बजरी और रेत आपका रॉन्ग आंसर होगा। रेत और कैल्शियम, यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो मिट्टी और धरण, यहाँ पर हो जाएगा मिट्टी और धरण, ये इसमें सम्मिलित होते हैं, इसलिए जो गहरे रंग की मिट्टी है वो सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है। ऑप्शन कौन सा लगाएंगे, सी यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर लगाएंगे। दोस्तों आज की इस क्लास में हमने 75 MCQ प्रश्नों को देख लिया है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के आधार पर जो प्रश्न थे वो उन्हें करा दिए हैं। ठीक है, और DDU यूनिवर्सिटी का पेपर हमने सॉल्व कराया है, वो आपको मिल जाएगा सेम प्लेलिस्ट में, वो भी आप देख लीजिएगा। और एक मॉडल पेपर है 2024-17 का, वो भी आप देख लीजिएगा, जिनका कल एग्जाम है। बाकी स्टूडेंट के लिए मैं नई वीडियो कल लेकर के आऊँगा, परसों भी मैं वीडियोज़ की बना दूंगा, यानी कि बॉटनी पेपर सेकेंड फर्स्ट और जूलॉजी पेपर फर्स्ट और सेकंड, इनका मैं कंप्लीट वीडियो आपको दो मॉडल पेपर करा दूंगा। सेम जो प्रश्न होंगे वो यहीं से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब रही बात भाई इसके PDF के लिए, तो PDF के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर लिंक होगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, या आप सर्च कर लीजिएगा SP स्टडी पॉइंट। ठीक है, आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, जहाँ से आपको क्लास का नोटिफिकेशन PDF नोट्स मिल जाएंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।